एडीआर समझ लिया है ना। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ आप लोगों से। अगर मैं पहले पूछता तो आपके तो सर अभी तक तो टास्क किया नहीं। अब मुझे ये बताएं, मेरा सवाल है कि हसनैन आप क्या समझते हैं, एडीआर क्या है? एडीआर का फुल फॉर्म बताएं। फुल फॉर्म बताएं। नहीं याद है? अब्दुल्ला। रेमिटेंस। REMMITNS। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेमिटेंस। वो बता रहे हैं। नहीं वो बता रहे हैं, अब्दुल्ला कह रहे हैं रेमिटेंस है अब्दुल्ला। रिजोल्यूशन। अच्छा, तो एडीआर का क्या काम है वैसे? अवैध सलीम। एडीआर को कौन एक्सप्लेन करेगा? जी बताएं, एडीआर क्या है? आप बताएं रुखसार। हम्म। नहीं शादेब आप स्लाइड्स ना पढ़ें। स्लाइड नहीं खुल रही? नहीं हो रही? देखें क्यों नहीं हो रही, देखें, चेक करें। तो देखें आपने कोई शरारत की होगी। इसको खोलें। जी अब्दुल्ला आप बताएं, एडीआर के क्या बेनिफिट्स हैं? जी। जी। अच्छा, आप बताएं रेचल, एडीआर। विदाउट लिटिगेशन। ओके। शादेब आप बताएं, एडीआर किन सिचुएशन में एंड किन केसेस में किया जाता है? कौन सी डोमेन में एडीआर आप कह सकती हैं कि एडीआर फिट आता है? अच्छा, तो ये तो ठीक है, पता है। अब मुझे कोई ड्रॉबैक्स बताएगा, ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ एडीआर? जी मुबशर। कौन कौन सी इसकी फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं? मीडिएशन। यस। यस। कंसाइलेशन। आर्बिट्रेशन। तो आप बताएं हसने, हसनैन आप बताएं आर्बिट्रेशन क्या है? व्हाट इज आर्बिट्रेशन? शकीला आप बताएं आर्बिट्रेशन क्या है? नहीं आता। अवैध सलीम, आर्बिट्रेशन। एनी वॉलंटियर? जी। जी।
अच्छा ठीक है। अब्दुल्ला, आप बताएं मीडिएशन क्या है फिर? कोई कोई वॉलंटियर बता दो। मीडिएशन जी। मीडिएटर का काम क्या होता है? जी। ओके, आप बताएं। अच्छा, तो आप बताएं कंसाइलेशन फिर क्या है? ठीक है, आर्बिट्रेशन मीडिएशन समझ में आ गया, कंसाइलेशन एनी कोई भी बता दे। कौन सी? वो तो नेगोशिएशन है। गुड। ये अब्दुल्ला, आप कौन सी रिसर्च करते रहे हैं? जी हने नहीं, आप नहीं, हसनैन। चले हसनैन से आखिरी सवाल है। हसनैन, आपसे सवाल है, एडीआर के बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, कोड में बर्डन, कंधों से बर्डन उतर जाता है, ऐसा है ना? कैसे उतरता है, थोड़ा बताएं ना, एक्सप्लेन करें। सही बता रहे हैं आप। जी रुखसार, लोगों को क्या नौबत आई कि लोगों ने कहा कि भाई अदालत के कंधों से हम बर्डन कम करके एक आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हम एक सेटलमेंट करते हैं अपने मामले की। जी। हैं? अच्छा, देर तक चलते हैं, मैं रात को 12-1 तक, है ना? फिर जी जी बताएं। हम्म। समझता अपना क्या है? एडीआर से मुराद ये है कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट आप अपने आपस में डिस्प्यूट, बिल्कुल सही बताया। जी अवेल, आपसे एक सवाल है। आप आज रेड रेडार के अंदर है, ठीक है ना? मुझे ये बताएं, कौन सा फैसला बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी के ऊपर, कौन सा फैसला नॉन बाइंडिंग होता है? पहले ये बताएं, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग डिसीशंस क्या होते हैं? मुत्तफिक होती हैं, अच्छा। मजीद एलाबोरेट करें इसको कोई, हसनैन में या अब्दुल्ला में? बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग, ये रुख साहब। नॉन बाइंडिंग लागू नहीं होता, आप कुछ फरमा रहे थे। इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो सो एडीआर की जो 4 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं या जो आप बता रहे हैं, उसमें कौन से एक फॉर्म में डिसीजन बाइंडिंग होता है?
या 2 में, 3 में, 4 में? मैं समझ। सारों में बाइंडिंग होती है। जी आप कुछ कह रही हैं? नहीं, आप आगे आ जाए, या आप इस तरफ आए या आगे। नहीं नहीं, इधर ना बैठे, आप दूर हो जाएंगे हमसे, हम आप करीब बैठाना चाहते हैं, आगे लेफ्ट या राइट करीब आ, ताकि आपको स्लाइड सही से नजर आए। ठीक है, दोबारा बताएं। नेगोशिएशन पे क्या होता है? बाइंडिंग होता है? नहीं होता, अच्छा। और मुझे पता है आपका जवाब है, मैं क्लियर हूँ, इनसे पूछना चाह रहा हूँ। एक ही चल रहा था, वो भी बंद कर दिया आपने। जी रेचल, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग डिसीजंस एडीआर के कौन से फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, कौन से पे नहीं होते हैं? नहीं आइडिया, नो इशू, अवश्य विल एक्सप्लेन। क्यों? हम्म, अच्छा, सही बताया। अब मुझे हसनैन आप डेफिनेशन बताएं, नेगोशिएशन क्या है? ये आखिरी टास्क में नहीं है, ये एडीआर वाला कौन से टास्क में है? टास्क फर्स्ट, फर्स्ट टास्क। आखिरी टास्क तो उसके रिलेटेड है आपका, वो टोटली अलग है। दोनों ये वाला, हाँ, मूड कोड एंड बंडल। आपने तो फिर हैं बताएं, चलें अब्दुल्ला आप बताएं, व्हाट इज नेगोशिएशन? अच्छा, ठीक है। हर जाके कौन स्लाइड्स को पढ़ता है या वैसे ही रिसर्च करके पढ़ता है? क्या करते हैं 4-5 दिन बाद? कोई मसला नहीं। एडीआर बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको। चलें पाकिस्तान का बता दें, पाकिस्तान में एडीआर है, कौन सा लॉ उसको रेगुलेट करता है? अच्छा, अच्छा, एडीआर का एडीआर पता लगा एडीआर को। अच्छा चलें आज फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप ऐसे समझें कि बंद आपने खुद किया है, सही है, इजी है। आप लोग एडीआर को अगर हम पढ़ें, इसको ऑन करना है क्या? वो ऑटो पे होता है ना, ना नहीं होगा ये। अगेन वही इशू आ रहा है। तो ठीक है, मुझे ना पहले आपका एक बैकग्राउंड बनाने दें एडीआर के रिलेटेड। एडीआर एक ऐसे समझें, एडीआर का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पहला वर्ड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव वैसे क्या होता है? हम कहते हैं यार ये, आप घर में होते हो, आपके बाबा कहते हैं यार ये मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो आप इसका अल्टरनेट बाइक लेके जाएं।
मतलब उसके बजाय कोई और चीज लेके जाएं, उसके बदले में, जो सेकंड ऑप्शन होता है। अब आगे आ रहा है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या है? मसला, परेशानी, कोई झगड़ा, लड़ाई, ठीक है ना, उसकी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से क्या मुराद है अब्दुल्ला? रेजोल्यूशन, जिससे पूछो सवाल का जवाब वो दे। रेजोल्यूशन से मुराद है टू सॉल्व इट, ठीक है ना। अब कहता है हमारे जितने भी वैसे झगड़े जाते हैं, लड़ाई होती है, मसले होते हैं, हम किधर जाते हैं नॉर्मली? हम कोर्ट्स में जाते हैं। कोर्ट्स में जाते हैं ना रचल। एडीआर का एक सिस्टम है, एडीआर का। एडीआर के सिस्टम में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि कोर्ट में हर तरह का मसला जाता है। सिविल भी जाते हैं, क्रिमिनल भी जाते हैं, और नेचर के भी जाते हैं। तो कोर्ट कम होती हैं, कोर्ट के ऊपर बर्डन और द रेशियो ऑफ केसेस ज्यादा होता है। ऐसे है कि नहीं? उन्होंने कहा कि कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए एक फायदा ये आएगा, कोर्ट के बर्डन को कम करेंगे। दूसरा फायदा ये आएगा, जो मसला कोर्ट के थ्रू 10 दिन में खत्म होता है ना, वो एडीआर में 2 दिन में खत्म होगा। एडीआर क्या है? अब बातें, व्हाट इज एडीआर, हाउ इट वर्क्स। एडीआर बेसिकली, इसको ना देखें, अभी स्लाइड पीछे वाली खोल लें। ये वन बाय वन वर्ड को पढ़ेंगे। कैसे समझें कि पहले आपकी ये होती थी कोर्ट्स, ठीक है ना, जिनके पास लोग जाया करते थे, अपना मसला बताते थे। कोर्ट के ऊपर रेशो केसेस का ज्यादा आ गया, बर्डन आ गया। तो एडीआर का एक ऐसा सिस्टम है। अब ऐसे समझे, ये एडीआर, ये एक ऐसी ऐसी कोर्ट है। ये पहली कोर्ट है समझे, ये दूसरी कोर्ट है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है रेचल, रुखसा आ रहा है? यहाँ लोग जाते थे, यहाँ लोगों का टाइम ज्यादा लगता था। अब आप नोट करते जाएं क्या लगता था, क्योंकि ये फॉर्मल प्रोसीजर है। आप पहले केस इंस्टीट्यूट करो, उसके बाद केस लगता था, फिर इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स होते थे, फिर सामने पार्टी आती थी, फिर जाके जज साहब दोनों को सुनते थे, फिर जाके एक फाइनल डिसीजन देते थे। तो उसमें लेंथी टाइम लगता था। दूसरा, इसके अंदर क्या था, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड कहें या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। कॉम्प्लिकेटेड से मुराद है फॉर्मल एक सिस्टम था, भाई केस फाइल करने से लेकर टिल द कॉन्क्लूजन ऑफ जजमेंट। थर्ड, वो क्या था, आपकी प्राइवेसी नहीं होती थी। यहाँ आप अदालत में जाते थे, नो प्राइवेसी, ठीक है ना। शाहजेब एक सेलिब्रिटी है सपोज करें, और शाहजेब का कोई फैमिली मैटर चल रहा है, चाहे जमीन पे हो या फैमिली का इशू हो। अब वो मसला कहाँ चल रहा है, सपोज करें अगर कोर्ट में चल रहा है, तो उससे उसकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो, अफेक्ट होता है, समझ रहे हैं ना। तो उसकी प्राइवेसी नहीं रहती। ओपन कोर्ट्स में ये मसले होते थे, ठीक है। इन्होंने कहा यार इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों से सॉल्व करने के लिए आपने एक सिस्टम ऐसा मुतारिफ करवाया, जिस सिस्टम को आप बोलते हैं एडीआर, अल्टरनेटिव। जी, ग्यारह, 11:30 से 11:50 से दूंगा, 11:45। अब एक ऐसा सिस्टम आया जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव किसके अल्टरनेटिव? इन कोर्ट्स के अल्टरनेटिव। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो दो पार्टीज के दरमियान मसले होते हैं। अब ऐसे समझे, ये हम बंदा बना लेते हैं, ये ए शादेब है, ये बी अब्दुल्ला, इन दोनों के आपस में लड़ाई हुई हुई है, समझ रहे हैं। अगर ये इधर जाते हैं, इनको पता है कि भाई हमारे साथ ये चीजें फेस करने पड़ेंगी, टाइम ज्यादा लगेगा, और चौथा कॉस्ट। कॉस्ट मीन पैसा भी ज्यादा लगेगा। आप बैरिस्टर को या सॉलिसिटर को यू हैव टू हायर इट, ठीक है।
पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, प्राइवेसी है नहीं, फॉर्मल एंड कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, एक पूरा निजाम है। अब ये दोनों पार्टी क्या करती, कहती है यार हमने कोर्ट नहीं जाना, जलालत होगी, खवारी होगी, छोड़ें इसको, हम जाते हैं एडीआर में इसके बदले में। अब एडीआर में 4 फॉर्म्स आती हैं। कौन सी फॉर्म्स, कितनी फॉर्म्स आती हैं, मतलब कैसे समझे, सबसे पहली आती है, आप समझे, आर्बिट्रेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाए। दूसरी आती है मीडिएशन, ठीक है। तीसरी आती है नेगोशिएशन, सपोज करें। फोर्थ वन इज द कंसाइलेशन, सीएन। जी नहीं, वो है, मैं वो आज लिखी हुई है, तो उनको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपका जब बाकी बताई ना, पहले वाला कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, पहले इनको समझाने दें। अब होता यह है कि अब्दुल्ला और जो शाहजेब का मसला है ना, इन्होंने कहा कि हम जाएं इधर। इधर क्या होगा, हैं भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, इनका मसला हुआ पैसों की लेन देन के ऊपर। इनका शोरूम था, वो आगे डीलर का लेन देन होती थी, और अब मसला हो गया पैसों की वजह से, अब दोस्ती खराब होने जा रही है। तो इन्होंने कहा या तो हम इस तरफ जाएं, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन था इनके पास, ये कौन सा वाला, एडीआर वाला। डॉक्टर साहब समझ रही हैं। अब एडीआर में इनको 4 ऑप्शन नजर आते हैं। एडीआर, यूके के लोगों ने इसे समझे कि एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया कि जो पार्टीज है ना, उनके लिए फायदा ही फायदा हो। कैसे फायदा हो, पार्टीज को आपने एक ऑप्शन दिया, नेगोशिएशन। क्या, नेगोशिएशन से क्या मुराद है, शाहजेब और अब्दुल्ला कहेंगे कि यार हम आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। शाहजेब अपने घर बुलाता है अब्दुल्ला को, चाय दोनों पीते हैं। अब्दुल्ला को कहते हैं यार आपको क्या मसला है। अब्दुल्ला कहता है मुझे ये मसला है कि आपने जो मुझे 10 गाड़ियां इस टाइम पे देनी थी वो नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, अब मुझे आप पैसे दें। शाहजेब कहता है भाई वो उस वक्त मुझे खुद गाड़ियां लेट मिली थी, समझ रही है ना, तो अब मैं क्या करूं, अब नुकसान शाहजेब को भी हुआ है, अब्दुल्ला को भी है। अब ये नेगोशिएशन इस तरह करते हैं, आपस में बैठ के मसला रिजॉल्व कराते हैं, समझ रही है ना। वो मसला इस तरह भी रिजॉल्व करवा, मैं आपको जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि आप लोग समझ जाएं। अब्दुल्ला कहता है कि विन विन सिचुएशन करते हैं, आप कुछ पैसे मुझे दें ताकि जो मुझे नुकसान हुआ है ना, मैं उसका लॉस पूरा कर सकूं। तो आगे जितनी भी हमारी डीलिंग होगी हम टाइम पे करेंगे, या उसका जो भी होगा हम पहले से करेंगे। ये आपस में बैठ के नेगोशिएशन करते हैं, दोनों पार्टी बैठे हैं शाहजेब के घर में, लाउंज में गपशप की, आपस में इन्होंने मिल के कोई एक मसले का हल निकाल लिया। या तो शाहजेब ने कहा चलें ठीक है मैं आपके सारे पैसे दे देता हूँ, या अब्दुल्ला कहता मैं आपको माफ कर रहा हूँ, कोई भी आपस में नेगोशिएशन की। दिस इज द वन फॉर्म। इसमें कितना टाइम लगा मुझे बताएं, कितना टाइम लगा कि दोनों बंदे घर पहुंचे, चाय पी और मसला खत्म हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब कि इसमें कोई टाइम का जाया भी नहीं था, नेगोशिएशन में टाइम का जाया नहीं था, और कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं था, कोई पैसे का जाया भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा यार ये तो सिस्टम बड़ा अच्छा है। ये एक फॉर्म है एडीआर की, वन फॉर्म। तो इन्होंने कहा यार मजीद को एक्सप्लोर करते हैं। अब चलें हम सिचुएशन इस तरह ही करते हैं, शाहजेब और अब्दुल्ला बहुत गुस्से में है, ये आपस में बैठना ही पसंद नहीं करते। ये कहते हैं कि हमने बैठना नहीं आपस में, मैं आपके घर नहीं आऊंगा, हमने नेगोशिएशन नहीं करनी। तो ये जाते हैं किधर, ये जाते हैं मीडिएशन में, सपोज करें, ठीक है। मीडिएशन में ऐसे होता है, मीडिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई एक बंदा मुकर्रर करोगे, आप अपने पास से, या मुझे जो दोनों को एक अच्छा बंदा लगेगा, हम उसको कहेंगे भाई तू अच्छा बंदा है। शाहजेब और अब्दुल्ला को पता है कि सर जो है ना, हम दोनों के लिए न्यूट्रल बंदा है, सर किसी को फेवर नहीं करेंगे, सर मेरिट पे फैसला करेंगे, ऐसे है कि नहीं। इन दोनों ने मुझे मीडिएटर चूज किया। अब मीडिएशन में जो फैसला करेगा ना, या जो मीडिएशन में जो सुनने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं मीडिएटर। क्या बोलते हैं, मीडिएटर। इन्होंने दोनों ने मुझे चूज किया कि सर काइंडली आप हमारा मसला सुने और हमारा रिजॉल्व करें जो भी है। एज ए मीडिएटर मेरा ये काम होता है, मैं दोनों के पास बैठूंगा, इसको सुनूंगा, इसको सुनूंगा। सुनने के बाद जो है ना, मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा
इसका इश्यू क्या है, अब्दुल्ला का मसला क्या है, फिर मैं देखूंगा इसका मसला क्या है। दोनों को देखने के बाद मैं इनको एक मेजर चीज बताऊंगा कि यार जो आप समझ रहे हैं ना कि अब्दुल्ला के बारे में वो ऐसे नहीं है, वो इशू ये है। अब्दुल्ला को कहूंगा कि जो आप समझ रहे हैं ना इशू इससे रिलेटेड, वो मेजर चीज ये है। मतलब कि मैं इन दोनों को कोशिश करूंगा कि जिस बात पे लड़ाई और ये झगड़ा हो रहा है ना, वो बात आगे बीच में रखूंगा कि यार इसके हल ये हैं, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। मैं इम्पोज नहीं कर सकता, मैं सजेशन में बता सकता हूँ। बीइंग ए टीचर आपने मुझे एज ए मीडिएटर रखा है ना, आपका मुझे मसला समझ में ये आया है, इसका हल ये हो सकता है। फिर इन दोनों को वो हल में भी अच्छा लगे, मे भी वो उस पर मान जाए, मे भी। लेकिन कानूनी तौर पे मेरा फैसला इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मेरी सजेशन, मेरी राय, मेरी ओपिनियन इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये माने तब अच्छी बात है, नहीं मानते तो कोई मसला नहीं है। मुझे कानून कुछ नहीं कहेगा, इनको कानून कुछ नहीं कहेगा। समझ गए ये चीज? क्लियर है? जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तक चीज क्लियर है कि अब मीडिएशन को हम अंदर पढ़ेंगे तफसील से। मुझे जस्ट एक दफा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, सही है? इनको लगता है नहीं यार सर भी न्यूट्रल बंदा नहीं है, सर के पास नहीं जाते। हम क्या करते हैं, हम किधर जाते हैं? हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं। मीडिएशन की हल्की फुल्की समझ में आई, फर्दर इसमें पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं हमने आर्बिट्रेशन में जाना है। शाहजेब ने और अब्दुल्ला ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या बनाते हो? एक दोनों के दरमियान में आपको क्या होता है? क्या होता है रेचल? कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक शिक में, शिक मीन क्लॉज या कंडीशन या टर्म्स ऐसी थी जिसमें इन दोनों ने लिखा कि भाई जब भी हमारे दरमियान कोई मसला होगा, लड़ाई होगी, कोई भी खिटपिट हुई ना, हम किधर जाएंगे? हम सपोज करें जुनैद साहब के पास जाएंगे। इन्होंने पहले दिन लिख दिया अंदर कि जुनैद साहब आपके लिए भी बड़े हैं, इनके लिए भी बड़े हैं। हम जुनैद साहब की बात भी मानेंगे, जुनैद साहब मेरिट पे फैसला करेंगे। समझ गई? ये इन्होंने पहले दिन मुकर्रर कर लिया, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। हमारा जब भी मसला हुआ हम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर। अब दो चीजें, या तो नाम लिख लेते हैं जुनैद साहब, अगर नाम नहीं लिखते तो ये कहते हैं कि हम आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेंगे कोई भी, और फिर हमारा मसला कौन रिजॉल्व कराएगा? दैट आर्बिट्रेटर। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये, आर्बिट्रेशन की चीज कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लिखते हैं? मीडिएशन की, नेगोशिएशन की या कंसाइलेशन की क्यों नहीं लिखते? कानून आपका अलाउ करता है कि भाई आप अगर कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं ना, तो आप अपनी तरफ से कोई आर्बिट्रेटर का नाम लिख लेते हैं या आर्बिट्रेटर लिख लेते हैं कि हमारा मसला आर्बिट्रेशन में जाएगा। मतलब कौन सी कोर्ट में जाएगा? एडीआर की कौन सी फॉर्म में जाएगा? आर्बिट्रेशन। अब जब ये कहते हैं हमने आर्बिट्रेशन में जाना है, तो ये क्लॉज खोलेंगे, अगर नाम लिखा हुआ है तो गुड है, अगर नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो इस्लामाबाद में देखेंगे कि आर्बिट्रेटर अच्छा वकील कौन है, उसका फैसला जो है ना इन दोनों, ये इन दोनों के पास जाएंगे। वो पहले अब्दुल्ला को सुनेगा, फिर शाहजेब को सुनेगा, फिर शाहजेब की सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, फिर अब्दुल्ला की चेक करेगा, दोनों साइड से एविडेंस कलेक्ट करेगा। उसके बाद इनके आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद वो अपना एक फैसला देगा कि शाहजेब आप गलत हैं, अब्दुल्ला ठीक है। अब आप अब्दुल्ला को पैसे एज ए कंपनसेट देंगे, उसका नुकसान हुआ है। अब ये जो मेरी बात है ना, ये शाहजेब को माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगा, मेरा आपसे सवाल है। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन थी। अब समझ में आई रेचल? अब बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग देखें, नेगोशिएशन में आप अपनी बातों को माने ना माने आपकी मर्जी है, मीडिएटर में इसकी सजेशंस को माने ना माने आपकी मर्जी है। जब आप आर्बिट्रेशन में आते हैं ना, अगर आपका पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आवर डिस्प्यूट विल गो इनटू द आर्बिट्रेशन, देन यू आर बाउंड टू फॉलो दैट डिसीजन। समझ रहे हैं? फिर उसका फैसला आपके खिलाफ गलत, हाँ। अब रेचल का सवाल आता है, सर शायद वो आर्बिट्रेटर अब्दुल्ला के साथ मिला हुआ हो, पॉसिबिलिटीज है ना।
आप फिर उस आर्बिट्रेट, अच्छा आपको जो बंदा है ना उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर बोलते हैं, और उसके फैसले को बोलते हैं एवार्ड, AWARD। जिस तरह जज का जो फैसला होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं, या जो डिग्री बोलते हैं कोर्ट की डिग्री होगी, यहाँ आर्बिट्रेशन के फैसले को एवार्ड बोलते हैं, AWARD। उसको शाजिब चैलेंज कर सकता है किसी अपर कोर्ट में, इस तरह हाई कोर्ट है सपोज करें, उसमें चैलेंज कर सकता है, दैट इज टोटली अनदर स्टोरी। यहाँ तक तीन चीजें समझ आ गई, मीडिएशन, अपना नेगोशिएशन एंड कंसाइलेशन। इस तरह होती है, आप अपने दोनों बंदे मिलके एक बंदा मुकर्रर करते हैं, मीडिएशन की तरह ही है, लेकिन उसकी वो बंदा कुछ मामला में इंटरवीन करता है, कुछ में नहीं करता, वो हम इसमें देख के पढ़ लेंगे ताकि आपको वर्डिंग समझ में आ जाए कंसाइलेटर का क्या काम हो। जी, ये अब आते हैं, ये सवाल बड़ा अच्छा था, इस आर्बिट्रेटर सर कौन होता है। एक इदारा है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, CIARB, इंटरनेशनल एक इदारा है। वो जिस तरह आपकी लॉ की डिग्री है ना, इस तरह वो एक कोर्स करवाते हैं, जो कोर्स पास करता है उसको वो सर्टिफिकेट देते हैं, किसका, आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर का। ये मीडिएशन का भी कोर्स करवाते हैं, फिर वो क्वालिफाइड होता है अपनी फील्ड का, उसको पता होता है दोनों पार्टीज को आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हाउ यू हैव टू सेटल इट, हाउ यू हैव टू रिजॉल्व। बेटे बेटे वो बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, स्पेशली आर्बिट्रेशन, उसने कोर्स किया हो, उसके पास लाइसेंस होता है। समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको बताऊं इसकी, ADR। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आज का जो दौर है ना, जदीद दौर है ना, उसमें वो कहते हैं आर्बिट्रेटर हर आम बंदा नहीं हो सकता ना, या तो वो उसका कोर्स करे, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, कोर्स होगा, वही आर्बिट्रेटर बनेगा, एक चीज। दूसरा, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, फिर उसके पास आर्बिट्रेशन का लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो फैसला सुन सके। ठीक है। अब गांव में जो चीजें होती है ना वो दो तरह की हैं। जो गांव का मोजिज बंदा होता है ना, वो फैसला करता है, वो एज आर्बिट्रेशन करता है, उसका फैसला मानना पड़ता है अगले दिन, नहीं तो माने। समझते हैं ना बेटे। आप मुझे ये बताएं, आपके पास लॉ की डिग्री भी नहीं है, लॉ का लाइसेंस भी नहीं है, क्या आप इस्लामाबाद की कोर्ट में केस प्लीड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये बताएं। आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है और आप मोटरवे पर चढ़ाते हैं, गाड़ी के कागज भी नहीं है, क्या आपको चलने देंगे? क्यों? वो जो लाइसेंस होता है ना वो जरूरी होता है। चले आप लॉ की डिग्री नहीं है ना, लेकिन अगर आपने आर्बिट्रेशन का कोर्स भी किया है ना, यू हैव द लाइसेंस ऑफ आर्बिट्रेशन, देन यू आर एलिजिबल। एटलीस्ट वो तो होना चाहिए। मोस्टली क्या हो रहा है, जो आजकल की प्रैक्टिस में, आम रूटीन में, जितने जो बड़े बड़े वुकला हैं ना, वही सर्टिफिकेशन करते हैं, वही कोर्स करते हैं, ताकि वो कहते हैं कि हमारी रोजी पे कोई और लात ना मारे। हम आउटसाइड भी सेटलमेंट हम नहीं कराएं, इंटरनल सेटलमेंट में भी हम जाए। आप समझ रहे हैं, हम बड़े वो हैं। होप सो आप समझ गए होंगे। सवाल है बस ये, अवश्य रीड आउट।
बस बस यहाँ तक कहता है कि एडीआर काम कैसे करता है। एडीआर वैसे कोर्ट में तो जज होते हैं ना आपका फैसला सुनने के लिए, ठीक है ना, लेकिन एडीआर में कौन लोग होते हैं? एडीआर में वो कहता है कि ये वो लोग हैं, सर्वेवर से मुराद है अपनी मतलब के फील्ड के एक्सपर्ट लोग, ठीक है ना, या एक स्पेसिफिक फील्ड के, दे आर द टेक्नोक्रेट या लॉयर, दे हैव द कैपेबिलिटीज टू रिजॉल्व द मैटर, या अदर टेक्निकल स्पेशलिस्ट। टेक्निकल स्पेशलिस्ट वो लोग आते हैं जो, जिस तरह मेडिकल की फील्ड है, मेडिकल का ही बंदा जान सकता है उसको, आम बंदा नहीं जान सकता। तो आप उस बंदे को बिठा के आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर सकते हैं, आप उनको बंदे को बिठा के मीडिएटर रख सकते हैं। तो मतलब ये लोग हैं या तो अपनी फील्ड के माहिर, या जो टेक्निकल फील्ड या टेक्निकल स्पेशलिस्ट, या वकील हजरात, ये आपकी एडीआर करवा सकते हैं। प्लीज। This will be done either by one examining evidence submitted by parties to the district, judging who is the most persuasive and issuing a decision as in arbitration and अच्छा, अब आपको एक चीज समझ में आई, एडीआर कौन करवाता है? एडीआर कौन करवाता है? कोर्ट में फैसला कौन सुनाता है? जज सुनाता है। तो एडीआर कौन करवाता है? एडीआर में कौन लोग हैं जो एडीआर की हैं? स्पेशल फील्ड के लोग, वकील हजरात या टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ये लोग होते हैं जो अपनी फील्ड के माहिर होते हैं या जिनके पास नॉलेज होती है उस चीज की। ये लोग आपका केस सुनते हैं, ये लोग एज ए आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, कंसाइलेटर वर्क करते हैं। अब ये कहता है कि ये क्या करते हैं, किस तरह? सबसे पहले ये क्या, इनमें से कोई भी बंदा, सपोज कर आई एम द आर्बिट्रेटर, मैं एविडेंस जो सबमिट करते हैं ना दोनों पार्टी, जो अपने अपने सबूत देते हैं, मैं उनको देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, जजिंग हु इज द मोस्ट परसुएसिव एंड इशूइंग डिसीजन एज इन आर्बिट्रेशन एडजुडिकेटर एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन। मैं एज ए लॉयर, एज ए आर्बिट्रेटर या एज ए टेक्निकल स्पेशलिस्ट ऑफ द फील्ड, मैं दोनों पार्टीज को सुनूंगा, सुनने के बाद उनके एग्जामिनेशन करूंगा, उनकी गिवन जो आपकी वो एविडेंसेस हैं उनको एग्जामाइन करूंगा, समझने के बाद मैं कोई फैसला करूंगा। दूसरा वो कहता है, या अगर आप मीडिएटर हैं, कंसाइलेटर हैं, इनमें से कोई, तो आप फैसिलिटेट करते हैं डिस्कशंस में, आप दोनों पार्टीज को सुनते हैं, सुनने के बाद कोई राय दे देते हैं, किसी एक को इमोशनली, देखें, यू हैव टू रिजॉल्व द मैटर, तो आप फैसिलिटेट करते हैं डिस्कशन बिटवीन द पार्टी, ताकि वो एक म्यूचुअली एग्रीमेंट पे आके अपना मामला रिजॉल्व कर सके। क्लियर है? यहां तक कोई किसी कोई इशू हो? अब्दुल्ला, कोई मसला है ना किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में या मेरी समझानी में, तो मुझे पूछे, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँ। रेचल क्लियर है? आज किधर लिखा हुआ है इम्पार्शियल प्रोफेशनल, इससे मुराद ये है, अब देखें, सपोज करें मैं लॉयर हूँ, मेरे पास मसला आता है इनका और इनका, मैं एक की तरफ क्या हो जाता हूँ, माहिल हो जाता हूँ कि यार शादेब अच्छा बच्चा है, मुझे इम्पार्शियल होना पड़ेगा, मुझे फेयर होना पड़ेगा, मुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल, दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इम्पार्शियल, आप बिल्कुल एक बियॉन्ड उस चीज के होते हैं, आप फेयर होते हैं। और आप प्रोफेशनल, प्रोफेशनल सपोज कर रहे हैं जो लॉयर होते हैं या वो जो भी लोग आ जाए, नहीं किसी भी फील्ड का। देखिए, सपोज करें एक फैमिली है जिनका कोई मसला आता है, ठीक है ना, कोई इस तरह का मसला आया है, फीमेल का या मेल का, जहाँ आपको एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, एक्सपर्ट डॉक्टर की, उसको ओपिनियन की जरूरत है, तो आप उस बंदे को इधर रख लेते हो। अगर आपका मेडिकली किसी चीज के ऊपर मसला है, मेडिकल वाला मसला वकील सॉल्व कर सकता है, उससे बेहतर डॉक्टर कर सकता है, समझ रहे हैं? तो आप उसको एज ए मीडिएटर रख लें, एज ए कंसल्टेंट रख लें कि यार कौन सा, होप सो आप समझ गए होंगे इस बात। हम्म। हाँ हाँ।
टाइम पे टाइम इनका कुछ नहीं होता। हमने एक चीज पढ़ी थी एडीआर की, यही तो फायदे हैं कि जब दोनों पार्टीज को कन्वीनियंट होगा ना, वो उसी टाइम फैसले के लिए बैठेंगे। अब मैं कब बैठा था, असर नमाज पढ़ने के बाद में जाके बैठा था शाम के वक्त उनके घर, रात को फिर 8 साढ़े 8 बजे हम उस आर्बिट्रेटर के घर से उठे थे, जो अब थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। तो इसकी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं, पार्टीज पे एंड आर्बिट्रेटर या मीडिएटर पे डिपेंड करता है। जिस वक्त वो फ्री हैं, आप सब लोग फ्री हैं, म्यूचुअली टाइम सेट कर दो, कहीं भी बैठो, किस वक्त बैठो, डजंट मैटर, समझिए, ताकि वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है ना, आपकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए वो चीज को फैसला कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक किसी कोई सवाल, कोई एम्बिग्यूटी? मुबशर, मोहसिन, ये पढ़ें आप। क्या नाम है इनका? उमर। उमर आप पढ़ें, नहीं नेक्स्ट करें। पहले मुझे बताएं, एडीआर की जो हमने जिस तरह 4 फॉर्म्स पढ़ी थी, उनमें फैसला उन लोगों का कौन करता है, वो कौन लोग होते हैं? कभी कोई आपसे सवाल पूछे कि कोर्ट में तो जज होता है, एक क्वालिफाइड बंदा होता है, ठीक है ना, जिस गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन अगर आपका मसला जब एडीआर की किसी भी एक फॉर्म में जाए, मीडिएशन, कंसाइलेशन या आर्बिट्रेशन, तो कौन बंदा उसको सुनेगा? हम्म, अभी पिछली स्लाइड में एक चीज पढ़ी है, या लॉयर होगा, या फील्ड का माहिर होगा, या टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो अपनी एज ए टेक्नोक्रेट जो भी हो, ये लोग होते हैं, ये आपके मैटर को सुनते हैं। अब अगला सवाल आता है कि ये कौन से एडीआर के अंदर मामला जाते हैं, सिविल जाते हैं या क्रिमिनल जाते हैं? सिविल में कौन कौन से? फैमिली हो गई, लैंड या प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट के मामला हो गए, कंज्यूमर के मामला हो गए, या फैमिली में जो भी इश्यूज आते हैं, ये सारे किस में जाते हैं? या नेबर के क्या इशू हो सकते हैं? ये हमारे यहाँ तो नहीं है नेबर के इशू, बाहर के ममालिक में पता है नेबर के क्या इशू होता है? जी जी, लाउड म्यूजिक, जिस तरह आप हॉस्टलों में चलाते हो, इधर उधर करोगे ना तो वो उसकी वजह से उनके घर में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो आप पे केस कर सकते हैं। ये क्या है, छोटे मोटे केस हैं। ये अगर कोर्ट में जाएं तो कोर्ट तो फिर इसमें फिर आप मीडिएटर रख सकते हो, कंसाइलेटर या आर्बिट्रेटर, कोई भी बंदा आपका। क्लियर है यहाँ तक? अब नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है। आप बाहर के ममालिक में आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि आप बच्चे को घर में, जी जी, ऐसे ही है। लोग वहाँ कम्युनिटी की कदर होती है। नेक्स्ट स्लाइड करें। चलिए पढ़ें।
कहता है कि एडीआर बेसिकली जो है ना, ये एक मेथड है, इस तरह कोड एक स्ट्रक्चर है ना, सिस्टम है। एडीआर एक मेथड है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, लेकिन आउटसाइड द कोर्ट विदाउट लिटिगेशन। मतलब कि आपका कोई भी मसला होगा, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप किधर जाएंगे, आप एडीआर में। तो एडीआर का जो प्रोसेस होता है वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट होता है। जिस तरह अब कोर्ट वगैरह क्या होती है, वो गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, फेडरल गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, वो रिजॉल्व करती है। वो कहते हैं उसका एक अल्टरनेटिव हो, एक सिस्टम है एडीआर। दूसरी इसमें एक मेजर बात कर रहा है, जितने भी इसके एडीआर के फॉर्म्स है ना, उनका काम है रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट एनी कोर्ट इन्वॉल्वमेंट। कोर्ट की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना मीडिएशन में, ना आर्बिट्रेशन में, ना कंसाइलेशन। समझ रहे हैं? आर्बिट्रेशन का बेसिकली एडीआर का ये काम है, एडीआर का, कि टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट विदाउट कोर्ट, सिंपल, विदाउट लिटिगेशन या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कोर्ट। क्लियर? हसनैन, नेक्स्ट स्लाइड पढ़े। ओम्बड्समैन, अच्छा बस ठीक है, ठीक है। इन सम कंज्यूमर प्रॉब्लम्स हमने पहले पढ़ी थी, कंसाइलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, एक पढ़ी थी नेगोशिएशन, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो हम और भी पढ़ेंगे मजीद, जिस तरह ओम्बड्समैन आ गई। अब हम समझेंगे कि ये क्या है। आपको एडीआर की समझ में आ गई, एडीआर खुद क्या है, एडीआर वर्क कैसे करती है। अब हम पढ़ रहे हैं एडीआर की कौन सी टाइप्स या कौन सी फॉर्म्स हैं। तो कहता है कि किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप एडीआर में आते हैं ना, तो कोई भी इनमें से एक चूज करेंगे, कंसाइलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या है? ओम्बड्समैन एक ऐसी जगह है, सपोज करें मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ ना, स्पेशल मसले स्पेशल कोर्ट में, फीमेल के हरासमेंट के मसले, वो एक फीमेल का एक ओम्बड्समैन बना होगा। सब लोगों को पता है कि जब भी किसी के साथ मसला होगा हरासमेंट का, आप उसमें जाओ। बैंकिंग का जब भी इशू होगा तो आप बैंकिंग के ओम्बड्समैन में जाओ, ठीक है ना। अगर आपको वापदा के साथ मसला है या कोई और मसला है किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ, तो आप उस पर्टिकुलर ओम्बड्समैन के साथ जाओ। अगर आपको टैक्स में मसला है, एफबीआर के साथ मसला है, तो आप टैक्स ओम्बड्समैन के पास जाओ। ये ऐसी कोर्ट्स होती हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड के को ही इंटरटेन करती हैं। समझ गए? नहीं समझे? क्लियर है ना रुखसार? आप लोगों को भी क्लियर है ना? मोहसिन ना, उमर जी, ये देखें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक सिविल कोर्ट है, एक सेशन कोर्ट है। सिविल के अंदर आपके सारे सिविल मैटर्स जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यार सिविल कोर्ट के अंदर हर तरह का मसला आ रहा है। पाकिस्तान की अब मैं मिसाल दूं तो उन्होंने ओम्बड्समैन बनाए। ओम्बड्समैन ये एक ऐसी कोर्ट जहां हर फील्ड की एक अलग कोर्ट बना दी। सपोज करें आप एक ओम्बड्समैन है इस्लामाबाद के अंदर, जितनी भी फीमेल की हेरासमेंट होंगी ना, या फीमेल का अगर कोई इनहेरिटेंस का मसला है, उनके घर वाले इशू कर रहे हैं, तो वो मामला बजाय सिविल कोर्ट में जाने के वो फीमेल ओम्बड्समैन में जाएगा। अगर टैक्स का ओम्बड्समैन होगा, मतलब टैक्स का एक जज बैठा होगा, वो जितने भी टैक्स के इस्लामाबाद पिंडी में मसले होंगे तो वो उधर आएगा। बैंकिंग का मसला होगा तो वो उसी में आएगा। स्पेशल कोर्ट्स फॉर द दैट पर्टिकुलर फील्ड। क्लियर है? शादिर, नेक्स्ट है जी। शादिर पढ़े आर्बिट्रेशन। अब हम पहली फॉर्म को पढ़ रहे हैं जो आर्बिट्रेशन है इसकी, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। Arbitration is like a court action, but takes place in private, which is normally arbitration. That's all. It is decided by an independent arbitrator, chosen by the security party. The arbitrator can be legally qualified from law, but in most cases, it is a good idea to register an arbitrator to a legal who has been
कहता है कि जो आर्बिट्रेशन है ना, एक कोर्ट की तरह होती है, उसका काम होता है ये प्राइवेटली इंटरटेन करती है। जो आपका सवाल था ना, ये कहाँ, जहाँ मतलब के आर्बिट्रेटर और पार्टीज जहाँ मुतमिन होंगे वहां उनका मसला सुना जाएगा। नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल होती है, उन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता, और लेस फॉर्मल होती है। अब कहता है इट इज डिसाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर। इस बंदे को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं, जो इसका फैसला करता है, जो जिनको पार्टीज ने चूज किया। नॉर्मली आर्बिट्रेटर के लिए जरूरी नहीं है कि वो लीगली क्वालिफाइड हो। मेरा और शाहजेब का मसला है, हम चाहते हैं कि हमारी आर्बिट्रेटर रुखसार है या हमारी आर्बिट्रेटर स्नेन है, वो हमारा मसला सॉल्व करें। लेकिन इन्होंने कहा है कि अच्छा ये होता है आप उस बंदे को चूज करें जो क्वालिफाइड हो, जिसके पास आर्बिट्रेशन का लाइसेंस हो, जो उस लीगली उस एजुकेशन पे मुकम्मल हो। समझ रहे हैं? और द प्रोसेस एंड्स विद ए फाइनल अवार्ड। जिस तरह कोर्ट की डिग्री होती है ना, कोर्ट का जब फैसला आता है इसको बोलते हैं कोर्ट की डिग्री। आर्बिट्रेटर जब फैसला देता है ना, आर्बिट्रेटर जब आपका दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो एक सीए के हक में देगा या दूसरे के जो भी एक फैसला होता है, उस फैसले को बोलते हैं फाइनल अवार्ड। क्या बोलते हैं? फाइनल अवार्ड मीन्स के फाइनल डिसीजन। इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजिंग कोई पॉइंट, कोई बात? मुबशर क्लियर है? हसनैन, शाजिब, नेक्स्ट करें, ये पढ़ें शाजिब। अच्छा एक सेकंड, की स्लाइड कौन सी है? टोटल कितनी है? 26। अच्छा, फिर ये सारी वो हैं, सही है, तो पॉइंट है, पढ़ें। बस आपका सवाल था कि सर अगर दोनों पार्टी साइन कर लें तो उसके बाद चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर दोनों पार्टी आर्बिट्रेटर के फैसले को साइन कर लें कि हम राजी हैं आपके फैसले से, तो मीन्स कि आप उस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते अपर कोर्ट में। अगर कोई एक पार्टी साइन करे दूसरी नहीं करे तो दूसरा बंदा उसको चैलेंज कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल पर्सन होता है, जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। इसका काम होता है आर्ग्यूमेंट्स को सुनना दोनों पार्टीज को। वो जो भी पार्टीज जो है ना अपना एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, उनको ये डिटरमाइन करता है, पढ़ता है। खिलाफ है जी? नहीं, क्या कह रहे हैं? तो आर्बिट्रेटर का काम है जो एविडेंस दोनों पार्टीज देंगी उनको वो सुनेगा, सुनने के बाद आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा, उनके बाद जाके ये एक कोई ये फैसला देता है। ठीक है ना? उस फैसले को क्या बोलते हैं? फाइनल अवार्ड बोलते हैं। अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाएं उसके बाद वो अपील नहीं कर सकती। ठीक है ना? अगर कोई एक पार्टी एग्री होती है, एक नहीं होती, तो आप कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ अगर नॉन बाइंडिंग है, मतलब के लिखा हुआ है फैसले के अंदर ये नॉन बाइंडिंग है, आप दोनों माने ना माने, तो आप फिर आप चैलेंज कर सकते हो, उससे डिसएग्री कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक पहला पैराग्राफ? किसी को में क्यूरी हो, या तो आपको सब समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है रुखसार? ये नेक्स्ट प्लीज।
parties to follow the case with arbitrator, who will assess the evidence and decide which part of the case was not persuasive. The arbitrator's decision, called in a word, is finally and final and legally binding. This means that the party that is like the finding is not also for them to try and get a better outcome by taking the case. वही बात है जो पहले पढ़ चुके हैं अगेन कि वो बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है या रिलेटेड टू एक्सपर्ट होता है उस सब्जेक्ट का, वो पूरा आपको सुनता है केस वगैरह, जब सुनने के बाद वो फैसला देता है, उस फैसले को फाइनल अवार्ड बोलते हैं। और जो पार्टी मानती है तो गुड है, नहीं मानती तो वो फिर चैलेंज करती है। अगर आप दोनों ने पहले मान लिया, साइन कर लिया, फिर आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। क्लियर? आर्बिट्रेशन की समझ में आ गई कि आर्बिट्रेशन में उमर, आर्बिट्रेशन में फैसला कौन करता है? आर्बिट्रेटर। और जो फैसला कर लेता है उस फैसले को क्या बोलते हैं आखिर में? फाइनल अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर के फैसले को हम चैलेंज कर सकते हैं? यस, गुड है। मतलब जी, उस आर्बिट्रेटर के पास किया जाता है, कोर्ट में भी किया जाता है। यस, यू कैन। नेक्स्ट करें, ये आप पढ़े हैं अवैध सलीम, ये अभी आर्बिट्रेशन को ही हम पढ़ रहे हैं। आर्बिट्रेटर चार्टर्ड एक सेकंड, CIARB एक इदारा है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इदारा है जो कि एक कोर्स करवाता है। कोर्स करवाने के बाद आपको लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन देता है आर्बिट्रेशन की, मीडिएशन की, तो आप एक क्वालिफाइड बंदे बन जाते हैं। तो कहता है जो आर्बिट्रेशन के अंदर जो है ना, इंडिपेंडेंट जितने भी लोग आते हैं ना, जितने भी इंडिपेंडेंट लोग जो CIARB से या इस तरह के जो इदारे होते हैं उनसे क्वालिफाइड होते हैं ना, वही लोग फिर एज ए आर्बिट्रेटर कहलाते हैं। मतलब आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, कहता है कि जो आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है ना, वो लीगली बाइंडिंग होता है। एक दफा दोनों पार्टीज मान गई, उनको एग्री कर लिया, उसके बाद आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ गए? रुखसार क्लियर है? अपना रेचल समझ में आ रही है कि वो क्यों ही हो यहाँ से? आर्बिट्रेटर एक, इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, फॉर्मल होती हैं। एक तो कोर्ट की तो फुल फॉर्मल होती हैं, आर्बिट्रेटर की भी फॉर्मल होती हैं। कैसे? दोनों पार्टीज घर में या कहीं भी बैठते हैं तो दोनों पार्टीज अपने रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ? बिफोर द आर्बिट्रेटर। वो दोनों बंदे अपने आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अपनी अपनी साइड की कहानी बताते हैं। उसके बाद जाके आर्बिट्रेटर वो फैसला करता है। समझ गए? उस फैसले को फाइनल अवार्ड बोलते हैं, जबकि फिर वो लीगली बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट करें, यहां तक था आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में किसी को कोई सवाल हो, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई बात? जी मुबशर, आपने असाइनमेंट की हुई है ना?
क्लियर है? चले मीडिएशन को कोई रीड करे। Parties who opt into mediation because they want to try to negotiate a settlement. They instruct an experienced mediator to have an mediation so that all दोबारा पढ़ें, शुरू से। parties who opt to use mediation agree that they want to try to negotiate a settlement of issues. They instruct an experienced mediator to help them engage in meaningful dialogue, explore the disputed issues in detail, and keep them focused on achieving an amicable outcome. A mediator facilitates the settlement by helping the disputing parties agree. Mediators do not resolve disputes, but only facilitate communication between the parties so that they can try to resolve the disputes themselves. The mediation process may be beneficial when families differ or business partners disagree. Mediation will not be a complicated term or party holds great power of control over the बेसिकली मीडिएशन में दो पार्टीज एक बंदे को मुकर्रर करती हैं खुद। इस तरह शाहजेब और अब्दुल्ला ने अवैस सलीम को अपना मीडिएटर रखा। मीडिएटर को कहते हैं कि भाई आपने हमारा मामला सुनना है, हमारा मामला कोशिश करें रिजॉल्व करवाएं। अब अवैस सलीम एज ए मीडिएटर, उसका काम होता है दो तीन काम होते हैं, आपको वर्ड बाय वर्ड। They instruct an experienced mediator to help them engage in meaningful dialogue, explore the dispute issues in detail and keep them focused on achieving aim. इसको मतलब कि शुरू में कहा जाता है अवैस सलीम को कि यार हमारा जो मसला है, परेशानी है, उसको अब सुनने के बाद हमारे दरमियान एक एमिकेबल से मुराद है दोनों के दरमियान एक रिजॉल्व करवाएं, दोनों के दरमियान एक पैचअप करवाएं, ठीक है। अब मीडिएटर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, दोनों को सुनता है, उसको भी सुनता है, उसको सुनता है, कि ताकि हेल्प करता है डिस्प्यूट रिजॉल्विंग में। और मीडिएटर डू नॉट रिजॉल्व डिस्प्यूट बट ओनली फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज सो दैट दे कैन ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट देमसेल्फ। अब मीडिएटर है ना अवैस सलीम, आपको सुनता है, आपको सुनता है, उसके बाद ये नहीं कहता आप ये करो, एक इंस्ट्रक्ट नहीं करता, इम्पोज नहीं करता, वो आपको मशवरे दे सकता है कि यार आप लोगों का की पॉइंट मसले का ये जड़, ये इशू, ये नेक्स्ट करें, मैं आपको समझ बताता हूँ। A mediator is jointly instruct neutral party. Their role is to assist with communication between the two parties having the dispute to achieve a settlement or resolution. The mediator will discuss issues openly and try to help the parties reach an agreement, but will generally not offer their own opinions or assessment. ये दोनों पार्टीज को सुनता है, सुनने के बाद वो क्या बताता है, डिस्कस द इश्यूज ओपनली एंड ट्राई। अवैस सलीम शाहजेब को बताया कि आपका ये मसला है जिसकी वजह से ये लड़ रहा है आपसे, और दोनों पार्टीज को आपके जो फाइनल पॉइंट होती है, जो जड़ होती है झगड़े की, एक बात होती है जिसको हम अक्सर कहते हैं अन्ना आ गई थी बीच में, तो वो जो जड़ होती है, इश्यू होता है ना, उसको दोनों के सामने रखता है कि यार आपका मसला ये है। फिर वो आपस में कहेंगे कि यार हम अब रिजॉल्व कर लेते हैं। ये इम्पोज नहीं कर सकता कि यार आप ये करें या ना करें। क्लियर है? नेक्स्ट करें इसको मजीद तो आपको समझाने के लिए। With mediation, a mediator will help the two sides in dispute to focus on the issue. फोकस किस चीज के ऊपर करता है? उस मसले के ऊपर कि वो क्या है, and consider the best way of solving it. कैसे the needs of both sides are taken into account. You will try to find common ground to find the best solution to the problem. The mediator is not there to make a decision but will help both sides to agree a solution. मीडिएटर अवैस सलीम पहले तो दोनों को सुनता है, कम्युनिकेशन करता है ना दोनों के साथ, फिर फाइनल एक इशू निकालता है कि यार आप लोगों का मसला ये है, इशू ये है जिसकी वजह से आप लड़ाई कर रहे हैं। उसके लिए वो क्या कर सकता है, यू विल ट्राई टू फाइंड ए कॉमन सॉल्यूशन, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बताता है। अवैस सलीम कहता है शाहजेब आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन है, तो इनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है, विन विन एक पॉइंट बता देता है, एक सॉल्यूशन वो अपनी तरफ से आपको सामने रख लेता है, इम्पोज नहीं करता कि आपने करना ही करना है, करें ना करें आपकी अपनी मर्जी है, ताकि आपका मसला सॉल्व कराने में वो दोनों साइड को देखता है।
A mediator is not there to come to a decision themselves or imposes a solution on the party. मीडिएटर आर्बिट्रेशन की तरफ फैसला इम्पोज नहीं करता, मीडिएटर सिर्फ सुनता है, इश्यू सुनने के बाद इनको एक सॉल्यूशन देता है कि यार आप इस तरह अपना मामला सॉर्ट आउट कर सकते, बस इतना ही काम होता है। द रोल ऑफ द मीडिएटर इज टू हेल्प द पार्टीज, किस चीज में, क्लेरिफाई एंड प्रायोरिटाइज देयर इश्यूज, कि भाई आप दोनों का मसला क्या है, वो हेल्प करता है। लेकिन वो दोनों पार्टीज लड़ी हुई हैं आपस में, वो बात करने को तैयार नहीं है। मीडिएटर क्या करता है, उन दोनों को इश्यू बताता है कि आप लोगों का मसला ये है, आप लोग इस वजह से आप दोनों के पार्ट पे ये इश्यू आ रहा है, और एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द अदर पार्टी एज वेल एज सपोर्टिंग देयर सर्च फॉर द सॉल्यूशन। कोशिश करता है कि सॉल्यूशन के कौन से पॉसिबल वेज हैं वो बता देता है या सामने रख लेता है। यू कैन मेक ए mediated agreement legally binding if you make a signed mediated agreement। आखिरी लाइन से मुराद ये है, अगर सपोज करें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें या एग्रीमेंट में लिख दें कि हमारा जब मसला होगा तो हम किसके पास जाएंगे, मीडिएटर के पास, फिर मीडिएटर का मामला यू हैव टू फॉलो इट। अगर नहीं लिखते तो फिर जरूरी नहीं है, मीडिएशन का मामला आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, इम्पोजेबल नहीं है। क्लियर है? मीडिएशन में किसी को इश्यू? जी पक्की बात है। मर्जी है ना, वो 4 फॉर्म से चारों में जहाँ जाए उनकी मर्जी है। अच्छा, ये इस तरह का सवाल है कि ये लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाना, अपर कोर्ट से फिर अपर कोर्ट में जाना, इसमें देखें डिपेंड करता है। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप आर्बिट्रेशन में जाओगे तो आप जाओगे ही आर्बिट्रेशन में, आपके ही पैसे जाया होंगे, मीडिएटर भी पैसे लेगा, आर्बिट्रेटर भी पैसे लेगा आपके, दोनों पार्टी वो एक ही होता है ना, उनकी मर्जी होती है। यहाँ अगर नहीं हुआ तो वो फिर जाएंगे उधर कोर्ट में जाएंगे। हाँ ना, ये सीधा होता है, वो उसका फैसला ही ना होता है। नेक्स्ट कर, पीछे पीछे पीछे, ये अब्दुल्ला। जी जी पूछें पूछें। पाकिस्तान में एडीआर का एडीआर लॉयर, ये पढ़ लो उसके बाद बात हो। बस बस ठीक है, पहले वो मीडिएशन की बात ये कर रहा है, मीडिएटर जो बंदा होता है ना उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक आजाद, खुद मुख्तार, और पजेज ए गुड एनालिटिकल स्किल। उसको पता हो कि यार अगर एक पार्टी गर्म हो रही है तो उसको फिर ठंडा कैसे करना है। ठंडा करने से मुराद है पार्टी जब लड़ाई में झगड़े में एक टॉक्स में आर्गुमेंट्स में गर्म हो जाते हैं ना, तो उनको किस तरह, उनको वो एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, बी पेशेंट एंड क्रिएटिव। अच्छा, उसको क्रिएटिव भी होना चाहिए, सब्र वाला बंदा होना चाहिए उस बंदे को। अच्छा, फिर वो एक बात करता है कि इसका एक क्रिटिसिज्म ये है, मीडिएशन का एक डिसएडवांटेज ये है, जिस तरह आर्बिट्रेशन में आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, एविडेंस भी लेते हैं ना आर्बिट्रेटर, यहाँ आप नहीं मंगवा सकते डॉक्यूमेंट्स। अगर मीडिएटर कहे ना कि यार आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो वो पाबंद नहीं है आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने के, तो वो कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि यार मुझे आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएं ही दिखाएं या एविडेंस दें ही दें अपने फुल फैक्ट्स के। क्लियर है यहाँ तक मीडिएशन? वो कहता है कि देखें, एक आम वकील है तो दूसरा बंदा जिसने ट्रेनिंग अटेंड की है, जिसने लाइसेंस जब लिया
सारे एग्जाम्स पास किए, उसके बाद वो सारे टास्क मुकम्मल किए, उसके बाद उसको लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन मिलती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाती हैं। एनालिटिकल स्किल बी पेशेंट, ठीक है। जब आप स्पेशलिस्ट जितनी भी ट्रेनिंग करते हैं ना वकील हजरात, तो वो वेल इक्विप्ड हो जाते हैं एज ए मीडिएटर। मतलब जिस तरह अभी आपके पास डिग्री तो नहीं है ना, अभी आप केस नहीं प्लीड कर सकते, डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद 3-4 साल किसी जूनियर सीनियर वकील के पास काम करते हो, कर करके फिर आपके अंदर भी वो सलाहियतें आ जाती हैं, फिर आप केस प्लीड कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो। क्लियर? मीडिएटर कंफर्म क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें, हमारे पास टॉपिक है नेगोशिएशन। ये पढ़े मवेशर, आप रीड करें। होता है नेगोशिएशन एक आपका, तो तीसरा मेथड है एडीआर का, जिसमें दोनों पार्टीज आपस में बैठ के वो मसला सॉर्ट आउट करती हैं। उनके लिए मेजर ये चीज है कि आप दोनों आपस में बैठें, आप दोनों को आपस में कंट्रोल लो एक दूसरे को वो करने के लिए कि भाई आप एक दूसरे की बात सुन सकें, ठीक है ना। तो मेजर इस बात के अंदर ये आती है कि वो नेगोशिएशन के अंदर दोनों पार्टीज आपस में बैठ के मसला खत्म करती हैं, किसी तीसरे बंदे को नहीं बुलाते। जिस तरह हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर जब मसला आता है, तो जब आपस में बैठ के मसले गिला शिकवे करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं ना, तो वो नेगोशिएशन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो नेगोशिएशन इज लाइक के आप आपस में बैठ के यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, रिजॉल्व करते हैं उसमें। नेक्स्ट, कंसाइलेशन। रेचल ये स्लाइड पढ़ें। बस ध्यान रखें, कंसाइलेटर बेसिकली जो है ना, ये मोस्टली एम्प्लॉयमेंट के अंदर यूज होता है। जब भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान मसला होता है ना, मतलब कि जहाँ जो एक बंदा नौकरी करता है उसका और उसके अपने बॉस का झगड़ा होता है ना, तो कहता है कि बजाय आप सीधा कोर्ट में आने के, आप पहले कंसाइलेटर के पास जाओ। कंसाइलेटर इज ए पर्सन हु इज डूइंग दिस कंसाइलेशन प्रोसेस ऑफ एडीआर। ठीक है अब्दुल्ला, इसमें वो बंदा क्या करता है, बंदा आप दोनों के मसले सुनता है, इशू सुनता है, उसके बाद वो अपनी ओपिनियन देता है, अपनी ओपिनियन देता है आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, आप दोनों के सुनने के बाद। नेक्स्ट करें। नहीं नहीं, पीछे पड़ा। कंसाइलेशन और मीडिएशन में इतना कोई खास फर्क नहीं है, लिटिल बिट अगर हम डिफरेंस कहें ना, हल्का सा कोई डिफरेंस कहें। एक तो कंसाइलेशन किस चीज के अंदर, बाकी मैटर्स में होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंपलसरी है। समझ रही हैं? एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जाने से पहले आपने कंसाइलेटर के पास होके जाना है। कंसाइलेटर के पास एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ने जाना है, अपना मसला बताना है। वहां कंसाइलेटर दोनों के मामला सुनने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उनको ओपिनियन देगा सही गलत की, और ओपिनियन देगा कि कौन सी हो। दूसरी ये बात कर रहा है ना, इसकी जो ओपिनियन है ना, वो पार्टीज को हेल्प करते हैं किस चीज में, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट एग्रीमेंट के तय तक पहुंचने के लिए उनके ओपिनियन हेल्प करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट करें, पढ़े रेचल।
बेसिकली जो कंसाइलेटर का फोकस होता है ना, वो दोनों पार्टीज की उन चीजों के ऊपर होता है कि दोनों पार्टीज चाहती क्या है, दोनों पार्टीज की ख्वाहिशात क्या है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए वो एक फाइंड करता है किस चीज को, वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दोनों पार्टीज की ख्वाहिशात एंड दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए वे एक ऐसा पाथ ढूंढता है जहां से दोनों के लिए इजी एंड विन विन सिचुएशन हो। द एम इज टू रीच एंड एग्रीड सॉल्यूशन दैट सूट्स यू बोथ, दोनों के लिए वो फायदेमंद। समझ में आ गई बात या कोई कंफ्यूजिंग है बात? एक ही चीज है, इस तरह कोई खास फर्क नहीं है। मीडिएशन में वो बंदा आपको उस तरह नहीं कर सकता, ओपिनियन भी उस तरह नहीं प्रोवाइड कर सकता था। वो सुनता है, वो कोशिश कर, वो इश्यू सामने रखता है कि भाई आप दोनों का झगड़ा किस बात पे है, वो सामने रख के फिर उसके रिलेटेड जो चीजें हैं ना, वो एक बात सामने करता है कि यार ये पॉसिबल वे टू सॉर्ट इट आउट। अगर हम बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है, कहानी इधर से पता नहीं। नेक्स्ट, वहाब ये पढ़े जी, ओम्बर्ड्समैन पढ़े। मैंने आपको पहले चीज पढ़ाई थी, पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बैठते हैं आप। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एडीआर, एडीआर क्या होती है? एडीआर की फॉर्म्स पढ़ी, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसाइलेशन एंड नेगोशिएशन, ठीक है। इसके बाद ओम्बर्ड्समैन इज लाइक एडीआर, एक ऐसी कोर्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जो इस तरह के जितने भी मसले होते हैं ना, ये इस ओम्बर्ड्समैन में जाते हैं। क्लियर? जिस तरह मैंने यहाँ पाकिस्तान की मिसाल दी, पाकिस्तान में टैक्स ओम्बर्ड्समैन होता है, वर्क प्लेस हेरासमेंट का ओम्बर्ड्समैन होता है, बैंकिंग का ओम्बर्ड्समैन है। इस तरह के जितने भी यहाँ इस तरह के मसले आएंगे, वो बजाय कोर्ट में सीधा जाने के ओम्बर्ड्समैन के पास जाएंगे। ओम्बर्ड्समैन इज ए पर्सन, ठीक है ना, हु इज एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, वन थिंग। एक ये हो सकता है उसको रिलेवेंट नॉलेज होगी उस चीज की, वो आपका मसला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है इन मैटर्स। हर मैटर का अपना अलग ओम्बर्ड्समैन हो सकता है इनमें। क्लियर? वो आप जो लेट हजरात आए अपना फोन इधर सबमिट करा दें। लेट आए हो ना आप, इधर रख दें फोन अपना, इनसे भी ले लें मसूद। अच्छा, ओम्बर्ड्समैन तक क्लियर है? हसनैन, कोई क्यूरी यहां तक? नेक्स्ट करें प्लीज। एक आता है एडजुडिकेशन, अवैध सलीम ये पढ़ें। बिल्डिंग, प्रोसीजरल, रीजन, किसी को समझ में आई है? बाकी कोई आप समझ गए?
जिस तरह हमने पढ़ा था ना, मीडिएशन, कंसल्टेशन, एक आता है एडजुडिकेशन बोलते हैं। ये जो इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मामला होते हैं ना, देखें यूके के अंदर कंस्ट्रक्शन भी तो होती है ना, तो इंजीनियर या ओवरऑल जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कहते हैं जो इंजीनियरिंग डिस्प्यूट्स होंगे ना, या बिल्डिंग रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे ना, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, वो मामला किधर जाएंगे, वो एडजुडिकेशन में। लाइक it requires the adjudicator to assess the dispute quickly। ये किससे क्यों, अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। सपोज करें एक बिल्डिंग बन रही है, ये बड़ी सी बिल्डिंग में मिसाल देके समझाता हूँ, और साथ में कोई और बिल्डिंग बन रही है, उन दोनों का आपस में कोई तनाजा होता है, कोई मसला होता है किसी मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के अलावा किसी चीज के ऊपर, तो वो है ना एक एडजुडिकेटर हायर करेंगे, एक बंदा हायर करेंगे, दोनों पार्टीज, ठीक है ना। वो बंदा इस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंजीनियरिंग डिस्प्यूट, मतलब वो बंदा आपका मसला सुनेगा, सुनने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स भी ले सकता है, आपसे चीजें भी ले सकता है कि भाई मुझे बताओ मामला। सुनने के बाद वो करेगा, पूरी रिव्यू करेगा उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को, या जो आर्ग्यूमेंट सबमिट होते हैं उनके उनके पास, वो रीजन प्रोविजनल डिसीजन व्हिच विल बी इन्फोर्सेबल इन द शॉर्ट टर्म, वो आप दोनों का मामला सुनने के बाद एक डिसीजन देता है कि सही कौन है गलत कौन है, वो इन्फोर्सेबल होता है थोड़े टाइम के। अगर सपोज करें गुड क्वालिटी डिसीजन इज फ्रीक्वेंटली एक्सेप्टेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग, कि थोड़ी बहुत समझ में आई है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जब भी कोई मसला होगा, तो जो दो पार्टीज होती है ना जो आपस में, वो एक बंदे को हायर करेंगे, उसको बोलेंगे एडजुडिकेटर, ठीक है, क्या बोलेंगे, एडजुडिकेटर। वो बंदा दोनों पार्टीज को सुनेगा, से डॉक्यूमेंट्स भी लेगा, उसके बाद एक फौरन फैसला करेगा। उसकी रीजन ये, बिल्डिंग गिर, चीजें हो सकती है ना कि भाई बिल्डिंग अब बंद कर दो, काम ना करो, तो वो कोई भी इस तरह का डिसीजन दे सकता है। अगर डिसीजन अच्छा हुआ तो वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग भी होगा, लीगली इन्फोर्सेबल भी होगा, वो एक्सेप्टेड होगा बाय द बोथ पार्टी। एडजुडिकेटर इज चूजन बाय डिस्प्यूटिंग पार्टीज, अगर नहीं तो फिर एडजुडिंग एक बॉडी होती है, एडजुडिकेटर नोमिनेटिंग बॉडी, उनका काम होता है, जिस तरह वकील हजरातों की एसोसिएशन होती है ना, इनकी एक बॉडी होती है, वो प्रोवाइड करती है कि आप ये बंदा एडजुडिकेटर, ये आपका मसला सॉर्ट आउट करेगा। क्लियर हुआ है? अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस है तो इसमें आएगा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नहीं है, सिविल नेचर का है, तो मीडिएशन में भी जा सकता है और आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट बिजनेस। तो इसमें चला जाएगा एडजुडिकेटर, यू हैव टू हायर द एडजुडिकेटर। नेक्स्ट स्लाइड करना। यार अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, आप उसको मरीज पढ़ लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगी। मैं बताता हूँ, आता हूँ आपके सवाल, ये पढ़ें आप शायद। The most common form of failure to resolve disputes is adjudication. It was established by the Boston grants and generated academic candidates only referred to as the consultant. This says that any particular construction contract can refer any dispute under the contract and part of the dispute. बस ठीक है, देखें ये एक 1996 के अंदर एक एक्ट हुआ था, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन एक्ट। अब ये आप लोग को अभी कंफ्यूज कर रहे हो कि सर ये बाकी चीजें तो अलग थी, ये एडजुडिकेटर ये क्यों अलग है सिर्फ इस मामले में। आपको पता है ना, कभी भी किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन का, इकोनॉमी होती है ना, तो कंस्ट्रक्शन का बड़ा रोल होता है आपके अंदर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, चाहे वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो या आपकी दूसरी हो। अब होता ये, सपोज कर मैं मिसाल दे रहा हूँ, चाइना की एक कंपनी आती है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है कि हम रोड बनाएंगे इस्लामाबाद से लाहौर तक, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पाकिस्तान में उन्होंने ठेका किया,
दूसरी जो नीचे जो बाकी कंपनी थी जो उनको वो चीजें एनएलसी हो गई या एफडब्ल्यूओ होगी, ये जो एनएचए हो गई, इनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ कि हम ये चीज प्रोवाइड करेंगे, आप ये चीज करेंगे। सपोज करें चाइना की कंपनी ने 2 महीने के अंदर लाहौर से इस्लामाबाद तक मोटरवे बनाना था, एनएचए और चाइनीज कंपनी के दरमियान हो गया मसला। अब ये कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट स्टे दे देती है, आपको पता है रोड कहते हैं स्टे है, रोड तब तक बंद रहेगा जब तक हम आर्ग्यूमेंट सुनते रहें। अब मतलब कि आपकी तरक्की तो रुक गई ना, फिर चाइनीज कंपनी के ऊपर भी बैड इंप्रेशन पड़ेगा, उनका टाइम जाया, पैसा जाया, चीजें जाया, ये हो रहा है ना। इसलिए इन्होंने इन एक्ट में बनाया, कंस्ट्रक्शन एक्ट के अंदर लिख दिया था कि जब भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मसला होगा ना तो फौरन एक एडजुडिकेटर प्रोवाइड किया जाएगा, या तो वो दोनों पार्टीज खुद उसके पास जाएंगी। अब वो एडजुडिकेटर कौन होगा? वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मामला का एक्सपर्ट बंदा होगा, वो इंजीनियर भी हो सकता है, मोस्ट सीनियर लॉयर, बट ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैटर। समझ रहे हैं? तो दोनों पार्टी उस बंदे के पास जाएंगी, कहेंगी कि भाई हमारा मामला सॉर्ट आउट कराएं। वो आपको एक क्विक डिसीजन देता है कि चाइनीज कंपनी काम करती है, बाकी चीजें हम देखेंगे, हम आपका। अगर डिसीजन अच्छा है तो दोनों पार्टी मान लेती हैं, सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो काम रुकता नहीं। ये एक एडीआर का या जो ये जो सिस्टम है ना, इसका कंस्ट्रक्शन को बहुत फायदा है, ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैटर्स को। क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो अपना टाइम जाया कोर्ट में नहीं करना चाहते, कहते हैं भाई हमारा मसला खत्म हो, दोनों पार्टी उस एडजुडिकेटर को पैसे देते हैं। अब आपका सवाल था ना, एक पीछे हमने एक लाइन पढ़ी थी, एक नॉमिनेटिंग बॉडी होती है एडजुडिकेटर्स। जब भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मसला होगा, एक न्यूट्रल एडजुडिकेटर आएगा जो दोनों का मसला सॉर्ट आउट करेगा। क्लियर है? द एम ऑफ एडजुडिकेशन इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट क्विकली। समझ गए ना? क्विकली क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मैटर इस तरह के होते हैं। fairly and cost effectively, the Construction Act outlined as 28-day procedure for adjudication. अब एक प्रोसीजर दिया कि 28 दिन के अंदर आपने मसला सॉर्ट आउट करना है। ये कौन कहता है? ये एक्ट कहता है। कोई ऐसा फैसला है जो 1 महीने में खत्म हो? नहीं होता ना वैसे नॉर्मली। अगर आपको लगता है कि मजीद इसमें टाइम एक्सटेंड करना चाहिए तो 14 डेज होता है, within the agreement of the party, that is start the procedure and even longer if both parties agree. Minimum 28 दिन, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप उसको ऐड करेंगे तो 14 दिन और ऐड करें। You have to, adjudicator has to resolve the matter of consent as soon as possible. उम्र क्लियर है? एक चीज समझ गए, पिछली जो चीजें पड़ी थी वो एडजुडिकेशन सॉरी एडीआर की थी, ये भी एडीआर की फॉर्म है, बट दिस वर्क्स इन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैटर। होप तो समझ में आ गई होगी। रेचल क्लियर है? क्लियर हो तो हम आगे चलें। बहुत उम्र ये पढ़े, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग डिसीजन, फॉर्म्स ऑफ एडीआर। बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग हम पढ़ रहे थे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाइंडिंग डिसीजन वो होता है, एडीआर की कौन सी फॉर्म में बाइंडिंग डिसीजन होता है? आर्बिट्रेशन में। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, उसका फैसला हतमी और आखिरी होगा। कैसे ये मीडिएशन में उसका फैसला आखिरी है, हतमी है नहीं है, ऐसे फैसले को क्या बोलते हैं? नॉन बाइंडिंग। तो फैसला आपके ऊपर बाइंडिंग है वो सिर्फ एडजुडिकेशन में है। मीडिएशन में तब हो सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो, तो नहीं लिखा हुआ सो नहीं, नॉन बाइंडिंग है।
एडीआर की ये फॉर्म्स हैं। आर्बिट्रेटर का जी वो बाइंडिंग होता है मोस्टली केसेस में। आर्बिट्रेशन में जी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, आर्बिट्रेटर का फैसला बाइंडिंग होगा अगर बोथ पार्टीज दे एग्री, so the decision will be enforceable and binding on both parties। क्लियर जी 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 कोर्ट करती। अगर कोई भी एक बंदा नहीं मानता ना तो वो दूसरा बंदा कोर्ट में जाएगा, दूसरा कहेगा सर मुझे आर्बिट्रेटर ने फाइनल अवार्ड फाइनल डिसीजन ये दिया था, अब ये बंदा मान नहीं रहा, तो कोर्ट अपने तरीके से आपको समझाएगा, इन्फोर्स कर रहा है। फिर हैवी कॉस्ट लगती है अगर आप नहीं मानते तो फाइन लगता है आपके ऊपर जी। पाकिस्तान में आर्बिट्रेटर की इतनी वैल्यू है, आर्बिट्रेटर को एज ए जज समझा जाता है अगला बंदा, उसकी इतनी वैल्यू है। क्लियर है? नेक्स्ट करें, शकीला ये पढ़े। इन अफेक्टिव कहता है कि व्हाट हैपेंस इफ एडीआर इनअफेक्टिव मुबशर, अगर आपका मामला जो एडीआर में गया था उधर से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, मीडिएशन में, आर्बिट्रेशन में या एडजुडिकेशन में, कहीं भी वो मामला सॉल्व नहीं हुआ, आप वहीं के वहीं हैं, तो क्या होगा? उसके बाद क्या ऑप्शन हैं? तो उसके बाद ऑप्शन है आप कोर्ट्स में जाएंगे। कौन जो जिस तरह का मसला होगा आप उस तरह की कोर्ट्स में जाएंगे, लोअर कोर्ट से लेकर टिल द चीफ एंड द अपीलेट कोर्ट विच इज द सुप्रीम कोर्ट। काउंटी कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में या ट्रिब्यूनल्स में या कोर्ट ऑफ अपील आर इन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? अगर आपका मामला सॉर्ट आउट एडीआर में नहीं होता तो आप किधर जाएंगे? तो आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में इन मल्टी जो आपका जिस तरह का नेचर ऑफ केस होगी कोर्ट में जाएंगे। कौन सी स्लाइड है ये? पहले वहां तक क्लियर है? मसूद पढ़ें। जी जी सही पढ़ रहे हैं। फास्टर रिजल्ट कंपेयर्ड लिटिगेशन, कॉन्फिडेंशियल, यस बिल्कुल, which maintains clients the neutral in their field। कहता है ज्यादा एडीआर के क्या फायदे हैं? वहां
key benefits of ADR. The first is less expensive. अगर आप कोर्ट्स में जाते हैं तो वहां एक आपके फीस ज्यादा लगती है. You have to provide fees to solicitor and barrister, but in this you have to just give the fees to the arbitrator, mediator. किसी एक बंदे को दोनों पार्टीज के ऊपर बर्डन कम आ जाता है. दूसरा, इट कैन हेल्प मेंटेन ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी. जब आप कोर्ट में नहीं जाते हो तो आप दोनों की और मजीद झगड़ा होता है. यहाँ आप एक बंद कमरे में, आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, आपका रिश्ता भी खराब नहीं होता. द थर्ड, फास्टर रिजल्ट. कोर्ट्स में लेंथी प्रोसेस है. जाओ, फाइल करो, फाइल करने के बाद दायर करो, चीजें लंबा आता है. इसमें जाओ, बंदा आपको सुनेगा, करेगा, आफ्टर दैट ही विल गिव द डिसीजन. मेनी फॉर्म्स ऑफ एडीआर आर कॉन्फिडेंशियल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है आप लोगों की. न्यूट्रल जो थर्ड पार्टी होती है ना, असिस्टिंग इज ऑफन एन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. जो आर्बिट्रेटर, मीडिएटर या कंसाइलेटर या एडजुडिकेटर, वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है. सो ये उसके, इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ एडीआर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो हमने अभी लिखे हुए हैं. क्लियर है यहाँ तक? उमर क्लियर है? नेक्स्ट करें स्लाइड. हसनैन पढ़ें डिसएडवांटेजेस. पेन नहीं लेकर रजिस्टर नहीं लेकर आए, रजिस्टर नहीं लेकर आए. सर ले गया था, घर वापस गया था, वो गाड़ी रहा. गारंटी, डिस्प्यूट, अफेक्टिव, पोटेंशियली हिंडर है रेजोल्यूशन. कितना. अब आते हैं डिसएडवांटेजेस. एडीआर के ड्रॉबैक्स क्या हैं? एडीआर की मतलब कि अपोजिट फायदों के अपोजिट नुकसान क्या हैं? पहले कहते हैं एडीआर इज अनसक्सेसफुल. देखें, हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं होते. लेकिन इन माय ओपिनियन एडीआर इज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ रिजॉल्विंग द मैटर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया में अभी इस चीज की ग्रोथ डे बाय डे ज्यादा हो रही है. ठीक है ना. अब ये जाहिर सी बात है, आपके एक सिलेबस का ऐसा था, सो मैंने लिखनी थी ये चीज. लेकिन अगर मेरी जो है ना, मैं अगर कहूँ ना, एडीआर के कोर्ट से बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसमें मैटर आपके रिजॉल्व होते हैं. इट कैन डिले द कोर्ट प्रोसीडिंग्स. इसके मुताबिक कहता है ये अनसक्सेसफुल है. क्यों? इट कैन डिले द कोर्ट प्रोसीडिंग्स. मैं आपको समझाता हूँ एक सेकेंड. एक्सेप्ट फॉर एन आर्बिट्रेशन को छोड़ के एडीआर इज नॉट यूजुअली लीगली बाइंडिंग. ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट मस्ट एग्री टू यूजिंग एडीआर. एडीआर डज नॉट गारंटी ए रिजोल्यूशन टू द डिस्प्यूट इन अफेक्टिव थर्ड पार्टी कैन. अब ये कहता है ड्रॉबैक्स में, पहली बात कहते हैं कि जब दो बंदों का झगड़ा होगा तो वो आपस में नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे ही नहीं. एक ड्रॉबैक. दूसरी ड्रॉबैक कि जो तीसरा बंदा फैसला करेगा उसका फैसला बाइंडिंग तो है नहीं, एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन. तो फिर आप मानोगे ही नहीं. समझ रहे हैं ना. और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग की तरह डिले भी करता रहता है, चलता रहता है. सिस्टम ऐसे ही है, तो अनसक्सेसफुल है. तो दूसरा, एक गारंटी नहीं करता कि डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा. और थर्ड पार्टी हमेशा एक किस्म की कहता है कि हिंडर बनती है, रुकावट बनती है आपके उस मैटर को रिजॉल्व करते वक्त. जी यस. हाँ देखें, नहीं अगर सलीम इस तरह होता है, हर चीज के दुनिया में जो भी चीजें आई है ना, फिलोसोफर्स भरे पड़े हुए हैं आपके. एक उस्ताद की बात को उसका शागिर्द जो है ना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए वो लॉजिकल पॉइंट्स पे आता है. अगर वैलिड है, यस यू कैन. देखें, क्रिटिसिज्म
इसका रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ फायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी हैं। सपोज करें, मेरा आपसे सवाल है, सोशल मीडिया के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान? मेरा आपसे सवाल है, नुकसान ज्यादा है आपके मुताबिक। देखें आपकी कोर्ट में बैठ के किस तरह यूज करते हैं। अब एडीआर के जहाँ फायदे हैं ना, मैंने अपनी ओपिनियन भी साथ दी, एडीआर के कोर्ट से ज्यादा फायदे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। समझ गए आप? जी वहां आप कुछ पूछ रहे थे। फायदे ज्यादा है ना, एक सेकंड इनको बंद करना। Media methods such as mediation and arbitration can be used to resolve disputes related to land of tenant issues, including renting, business strategies, issues and fiction. Neighborhood. Media methods such as mediation and community dispute resolution can be used to resolve disputes between neighbors, such as dispute for property boundaries, noise or other. कहता है कि कौन से मामला एडीआर के अंदर सेटल्ड किए जाएंगे, कौन से मामला जा सकते हैं। उसने मल्टीपल कैटेगरीज बताई हैं। सबसे पहले बताया फैमिली एंड डिवोर्स। फैमिली मैटर्स जितने भी होंगे वो भी जा सकते हैं एडीआर के अंदर। इस तरह के मैटर्स आप लेके जा सकते हो। डिवोर्स के मैटर्स भी। हाउसिंग मैटर्स, जो रेंटल हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो एक मसले होते हैं, परेशानियां होती हैं, उनको भी आप लेके जा सकते हैं। नेबरहुड, जो मैं ऑलरेडी बता चुका था, जिस तरह पॉल्यूशन, नॉइज, शोर शराबा, ये जितनी भी चीजें आती हैं, इस तरह के मैटर्स को आप भी एडीआर के उस फोरम पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें, ये पढ़े साथ में। अब इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे ना, वो भी आप सिविल डिस्प्यूट्स, ये उसमें आता है, इसको भी आप लेके जा सकते हैं किस चीज के अंदर। अब मैं हेडिंग इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो मामला होते हैं एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान, वो भी आप इसमें लेके जा सकते हैं। उसमें हेरासमेंट से लेकर हर चीज से, एम्प्लॉय के साथ जो भी ज्यादतियां होती हैं वो मैटर्स भी जा सकता है। एंड बिजनेस, बिजनेस में यह है कि आपका वो जो है ना पार्टनरशिप से रिलेटेड मसले हों, कुछ भी बिजनेस के उस दायरे में आते हैं जो आपने सवाल किया था आपने कि सर वो बिजनेस वाले मैटर्स, इन मैटर्स को भी यू कैन ट्राई और सेटल इन द फॉर्म्स ऑफ एडीआर। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट कैसे कर सकते हैं, देखें मैं बताऊं। ADR methods such as mediation and collaborative governance can be used to resolve disputes related to environmental such as pollution or land use. सपोज करें इस्लामाबाद में पूरी आपकी ये ग्रीन बेल्ट है, ठीक है ना। ग्रीन बेल्ट में एक माफिया आती है, टिम्बर काटना शुरू कर देती है, दरख्त काटना शुरू कर देती है, उससे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट होगा ना। आप जब काटोगे, अब ये मोनाल रेस्टोरेंट क्यों बंद किया गया है? द रीजन बिहाइंड इज दैट कि आपकी वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रही है, वो भी एक हमने प्रोटेक्ट करना है ना उस चीज को भी, तो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होगा। अब अगर हम केस करेंगे कोर्ट में, तो जाता है ना कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के खिलाफ, सीडीए के खिलाफ, तो वो कहता है इस तरह की भी मैटर्स यू कैन ट्राई द फॉर्म ऑफ एडीआर। समझ गए? एम्प्लॉयमेंट का पता है। नेक्स्ट करें, disputes related to disputes of quality person. Mediation and arbitration can be used to resolve disputes related to personal areas such as disputes over compensation for areas suffered in an accident. समझ गए? कंज्यूमर इशू का पता है ना, क्या कंज्यूमर,
अब्दुल्ला जी So let's say any किसी देखिए और बायर buyer बायर एंड जो परचेजर होते हैं ना, मतलब सपोज करें मेरी एक दुकान है, शॉप है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, जो बंदा मुझसे ले रहा है वो मेरा क्या है, बायर है, मैं सेलर बन गया। हमारे जो मामला होते हैं ना, इस तरह के मामला को आपके बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आपके उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और इस तरह के मैटर्स को भी आप सेटल करवा सकते हैं। और पर्सनल इंजरी, सपोज करें माइनर कोई आ जाती है, हल्की फुल्की इंजरी, तो यार माइनर कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की मामलात में कंपनसेशन लेके देना उस अगली पार्टी से, दैट कैन आल्सो बी ट्राइड इन द एडीआर। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? किसकी? पर्सनल इंजरी की। आप यूके में जा रही हैं, सपोज करें, अब एक बंदा है आपको हिट करता है फुल गाड़ी से, आप जा रही हैं, वो एक्सीडेंट इंटेंशनली अगर करे तो क्रिमिनल उसमें आता है, उसकी मेंटल वो चीज देखी जाएगी ताकि उसकी मेंजरिया एंड एक्सेसरिया दोनों आ गए। अगर सपोज करिए आप जा रही थी, आपको एक स्पीड में बाइक गुजरता है, हल्का सा आपको टच करता है, आप जाके परली तरफ गिरती हैं, जिसकी वजह से आपका मोबाइल टूट जाता है, क्या आप इसके ऊपर एफआईआर करवाएंगी? क्या एफआईआर करवाएंगी? क्या अब आपने अपना मोबाइल उससे रिकवर करना है किसी भी तरीके से, या मोबाइल के पैसे लेने हैं, किस तरह करेंगे? एफआईआर तो हो नहीं सकती, इस तरह के कोई कोग्निजेंस हो ही नहीं है। इस तरह के मैटर अगर आप जाती भी हैं, आप बताती हैं सिचुएशन, वो अपनी सिचुएशन बताएगा और उसको कहेगी कि भाई इसको कंपनसेट करो। ये माइनर इंजरी है, पर्सनल इंजरी है, या पर्सनल पर नुकसान है आपका, या आपको कहीं हल्का सा डैमेज लग गया, कुछ लग गया, चोट आ गई, उसकी हल्की कंपनसेशन लेने के लिए, हॉस्पिटल का खर्चा लेने के लिए आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? दोबारा फरमाएं, दोबारा बताएं। ये मामला आप एडीआर में नहीं रहेगा, हर मामला तो एडीआर में नहीं रहता ना, वो एडीआर में नहीं जाएगा वो। डिपेंड, अब टॉर्ट लॉ भी एग्जिस्ट करता है एट द सेम टाइम, ठीक है ना, उसमें भी रिजॉल्व करवा सकते हैं, आप सिविल मैटर्स में लेके जा सकते हैं। अब अगर आप देखें टाइम की तो कोई वो नहीं है ना, टाइम की आप आपकी उसकी वजह से डिले हो गया, आप कोर्ट में जाके एक्सक्यूज कर दें, ग्राउंड दे दें, बता दें आपकी वो डिले तो नहीं होगी, फिर डिले हो गई है तो रिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह हर मसला एडीआर में नहीं जाता, जो लिखे हुए इस तरह के, जो अपना मसला छोड़ के अपने लिए फिर एडीआर में चला जाए। नेक्स्ट करें। अब पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एडीआर। अल्लाह करे ये पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं, पढ़ें ये। Benefits of using disputes can be resolved through alternative dispute resolution much quicker than dual lawsuit, which can take years to save money. Parties who resolve disputes through alternative dispute resolution may save some money they would have otherwise spent on authorities, courts, and मल्टीपल बेनिफिट्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेव टाइम होता है एडीआर में। क्विकली यू कैन रिजॉल्व योर मैटर एंड एट द सेम टाइम यू कैन सेव योर मनी इन द एडीआर, क्योंकि कोर्ट में कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कॉम्प्लिकेटेड फीसेस, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, सो उससे बचने के लिए आप इस फॉर्म पे जाते हैं। सो आई थिंक सो वी हैव डन इट टुडे।